हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं रविंद्र बिश्नोई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचारों के बारे में। जो प्रभु सत्ता को इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेंटी कह सकते हैं इसको, और पूर्ण सत्तावाद एब्सोल्यूटिज्म, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बोंदा और ह्यूगो ग्रोशियस के बारे में बात करेंगे। और बोंदा और ह्यूगो ग्रोशियस के बारे में पढ़ने के बाद में जो अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा थॉमस हॉब्स होगा। ये जो थॉमस हॉब्स है, ये दोस्तों हमारा सिलेबस का टॉपिक है। और इसको थॉमस हॉब्स को पढ़ने से पहले आज हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे बोंदा और ह्यूगो ग्रोशियस के जो विचार हैं प्रभु सत्ता से जुड़े हुए और पूर्ण सत्तावाद से जुड़े हुए जो विचार है उनके बारे में संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। क्योंकि जो थॉमस हॉब्स है उसके विचारों में कहीं ना कहीं प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचार हमें देखने को मिलते हैं हमें। तो आज हम बात करेंगे कि प्रभु सत्ता की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो मैकियावली पढ़ा था, जो अब तक हमने मैकियावली के बारे में काफी हमने अध्ययन किया और विस्तृत रूप में क्वेश्चन आंसर भी हमने किए। तो मैकियावली के दोस्तों जो भी विचार थे उसमें प्रभु सत्ता से जुड़े हुए किसी प्रकार के विचार दिखाई नहीं देते हैं। मतलब ये हुआ कि मैकियावली ने अपना जो प्रिंस राजा की रचना की थी और जो उसने एक राजा का सपना देखा था इटली का एकीकरण करने के लिए, उसने अपने राजा को सारी शक्तियां उसके हाथ में दे दी थी। और मैकियावली ने जिस राजा की कल्पना की थी वो राजा क्या हो सकता था, अत्याचारी या निरंकुश भी हो सकता था। क्योंकि मैकियावली ने क्या कहा था कि एक राजा जो है वो किसी व्यक्ति की हत्या करवा दे लेकिन उसकी संपत्ति को लूटे नहीं। मतलब एक राजा अपने राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी स्तर पर धन बल छल या किसी भी लेवल तक जाने के लिए क्या रहे, हमेशा तैयार है, मतलब डरे नहीं। तो उसके विचारों में प्रभु सत्ता नजर नहीं आती है कहीं भी। तो ये प्रभु सत्ता नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके बारे में, प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचारों के बारे में। तो दोस्तों जो प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचार हैं वो जो 16वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी में ये विचार दिए थे सबसे पहले बोंदा ने सबसे पहले इसके बारे में विचार दिए थे। और जो 17वीं शताब्दी थी उसमें दोस्तों विचार दिए थे ह्यूगो ग्रोशियस ने, इसके बारे में विचार दिया था ह्यूगो ग्रोशियस इन्होंने विचार दिया था। और जो 18वीं शताब्दी थी उसमें प्रभु सत्ता से जुड़े हुए जो विचार थे वो दिए थे रूसो ने। और 19वीं शताब्दी में जो ये विचार थे दोस्तों ये दिए थे जॉन ऑस्टिन ने। मतलब जॉन ऑस्टिन जो था उसने प्रभु सत्ता से जो जुड़े हुए विचार दिए थे, उस प्रभु सत्ता को जॉन ऑस्टिन ने किसके रूप में प्रस्तुत किया था, कानून के रूप में प्रस्तुत किया था। अब कानून के रूप में प्रस्तुत किया था और इसी जॉन ऑस्टिन ने इस प्रभु सत्ता के विचार को किससे जोड़ दिया था, सकारात्मक कानून से जोड़ दिया था। तो सकारात्मक कानून से जोड़ दिया था। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो बाकी आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। आज तो हम बोंदा और ह्यूगो ग्रोशियस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं बोंदा के बारे में। देखिए दोस्तों, जो बोंदा है उसका जन्म होता है 1530 में। बोंदा का जन्म 1530 में हुआ। और बोंदा जो है वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। बोंदा क्या है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक था और फ्रांसीसी दार्शनिक था। और बोंदा की जो पूरे विश्व में जो ख्याति है, मतलब बोंदा की जो प्रसिद्धि है पूरे विश्व में, वो प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचार और पूर्ण सत्तावाद से जुड़े हुए विचारों की संकल्पना के रूप में ही की जाती है। मतलब प्रभु सत्ता का जो सबसे पहले विचार जो प्रस्तुत किया था वो बोंदा ही था। और बोंदा के बाद में जो थॉमस हॉब्स है उसने भी प्रभु सत्ता से जुड़े हुए सिद्धांत दिए थे। तो यहां दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि प्रभु सत्ता होती क्या है, मतलब प्रभु सत्ता बोलते हैं किसको है। तो यहां हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रभु सत्ता किसको कहते हैं। सबसे पहले हम प्रभु सत्ता के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे दोस्तों पूर्ण सत्तावाद के बारे में। प्रभु सत्ता कह सकते हैं कि किसी राज्य में सर्वोच्च कानूनी शक्ति, किसी राज्य में सर्वोच्च कानूनी शक्ति जिसके बल पर कानून, जिसके बल पर बाध्यकारी, यहां दोस्तों ध्यान रखना है बाध्यकारी, जिसके बल पर बाध्यकारी कानून या आदेश जारी किए जा सकें, बाध्यकारी कानून या आदेश जारी किए जा सकें। और उन कानूनों का अगर कोई पालन नहीं करे, मतलब उस कानून का अगर कोई पालन नहीं करे तो उस व्यक्ति को क्या दिया जा सकता है, यहां पर दंड दिया जा सकता है। मतलब कानून का पालन ना होने पर, अगर कानून का पालन नहीं होगा, कानून का पालन नहीं होने पर दंड।
तो प्रभु सत्ता उस व्यवस्था को कहेंगे, मतलब किसी राज्य में सर्वोच्च कानूनी शक्ति जिसके बल पर बाध्यकारी कानून या आदेश जारी किया जा सके, और कानून का अगर उल्लंघन होगा और कानून का अगर पालन नहीं होगा तो उसको, उसके दायरे में जो भी आएगा उसको क्या दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। जैसे भारत में दोस्तों क्या है कि सारी शक्ति किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। मतलब भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है, वो क्या है, भारत की जनता। भारत के संविधान की बात करें दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसका मूल स्रोत कौन है, मूल स्रोत है भारत की जनता। अब भारत की जनता मूल स्रोत कैसे है, क्योंकि शक्ति एक प्रकार से किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। मतलब जनता किसको चुनती है, एमएलए को चुनती है जो विधानसभा में जाते हैं, और जनता किसको चुनती है, एमपी को चुनती है, वो कहां जाते हैं, संसद में जाते हैं, और ये देश के लिए क्या बनाते हैं, कानून या व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो एक प्रकार से जनता इनको चुन रही है, तो शक्ति किसके हाथ में होगी, जनता के हाथ में होगी। और ये पार्लियामेंट या विधानसभा ये क्या कर सकती है, बाध्यकारी कानून भी बना सकती है, और बाध्यकारी कानून बनाया भी जा सकता है, और उसका अगर पालन कोई नहीं करता है तो उसको, उसका पालन नहीं करने वाले को क्या दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रभु सत्ता कहलाएगा। उसके बाद में आता है दोस्तों पूर्ण सत्तावाद, कि पूर्ण सत्तावाद का मतलब क्या है। तो ये तो हुआ आपका प्रभु सत्ता। पूर्ण सत्तावाद का मतलब देखते हैं दोस्तों, पूर्ण सत्तावाद जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं एब्सोल्यूटिज्म। अब एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है दोस्तों, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब हुआ दोस्तों कि वह शासन व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग या तो शासक वर्ग होगा, और या फिर कौन हो सकता है, शासक हो सकता है। मतलब वह शासन व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग या शासक क्या कर रहा हो, असीम सत्ता का प्रयोग कर रहा हो। अब असीम सत्ता का प्रयोग कर रहा हो, और इस सत्ता का जब वो प्रयोग करेगा तो वो किसी के विवेक से काम नहीं लेगा। मतलब जब सत्ता का शासक वर्ग जब प्रयोग करेगा तो वो किसी के विवेक से काम नहीं लेगा। मतलब किसी का विवेक नहीं होगा, इस सत्ता में किसी भी प्रकार का विवेक नहीं होगा, किसी को विरोध का अधिकार नहीं। अब दोस्तों यहां हमें दो चीजें देखने को मिलती है कि प्रभु सत्ता में क्या हो रहा है, कानून का पालन नहीं करेगा तो भी व्यक्ति क्या होगा, बाध्य होगा। पूर्ण सत्तावाद में भी क्या होगा कि अगर कानून का पालन नहीं करेगा तो भी क्या होगा, कानून का पालन करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन यहां पर फर्क यह है कि प्रभु सत्ता में क्या है, कानून का पालन नहीं होने पर दंड तो दिया जा सकता है, लेकिन कानून के विरोध करने का क्या होता है, यहां पर अधिकार होता है। मतलब कहीं ना कहीं प्रभु सत्ता में हमें सकारात्मकता नजर आती है। लेकिन पूर्ण सत्तावाद में क्या होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें क्या हो कि शासक वर्ग पूरी तरह से सत्ता का इस्तेमाल कर रहा हो, मतलब असीम सत्ता का वो प्रयोग कर रहा हो, मतलब वो अपने ही विवेक से काम ले रहा हो, जनता की कहीं बात नहीं सुन रहा हो, और ना ही किसी का सलाह ले रहा हो, ना किसी का मशविरा ले रहा हो, मतलब अपनी मर्जी से काम कर रहा हो। तो जो पूर्ण सत्तावाद है, ये व्यवस्था आगे चलकर किस में बदल सकती है, निरंकुश तंत्र में बदल सकती है। मतलब ये व्यवस्था निरंकुश हो सकती है आगे चलकर। जाहिर सी बात है निरंकुश हो ही सकती है कि लोगों को विरोध करने का अधिकार नहीं है, लोगों के सलाह मशविरा आप नहीं सुन रहे हो, तो आगे चलकर ये व्यवस्था किस में बदल सकती है, निरंकुश या अत्याचारी तंत्र में ये व्यवस्था बदल सकती है। लेकिन प्रभु सत्ता में ऐसा नहीं होता है। तो प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचार प्रस्तुत किए थे, सबसे पहले जो देने वाला था वो था दोस्तों बोंदा ने ये विचार दिए थे। तो दोस्तों इन जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, आप वीडियो को स्टॉप करके इनको नोट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बोला है, साथ के साथ आपके नोट्स जो है वो तैयार होते रहेंगे। तो दोस्तों बोंदा जो है उसका जन्म 1530 में होता है, और बोंदा का जन्म 1530 में फ्रांस में होता है, और ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। अब जिस समय बोंदा ने अपने विचार दिए थे, उस समय फ्रांस में क्या थी, अराजकता थी। मतलब फ्रांस में अराजकता का माहौल था, और उस अराजकता भरा जो माहौल था, उस अराजकता के माहौल में जो बोंदा है वो फ्रांस का क्या करना चाहता था, राजनीतिक एकीकरण करना चाहता था। मतलब बोंदा फ्रांस का राजनीतिक एकीकरण करना चाहता था, और राजनीतिक एकीकरण यहां पर करना चाहता था। तो बोंदा ने संप्रभुता संबंधी जो विचार दिए थे उसमें देखिए दोस्तों बोंदा ने क्या कहा है कि बोंदा की खुद की परिभाषा क्या है,
यहां दोस्तों जो मैंने संप्रभुता की परिभाषा बताई है वो एक यूनिवर्सल परिभाषा है, मतलब जो वर्तमान में चल रही है। और पूर्ण सत्तावाद की जो परिभाषा यहां पर मैंने बताई है वो बोंदा की नहीं है, वो यूनिवर्सल है, मतलब वर्तमान में चल रही है। लेकिन बोंदा ने क्या कहा था प्रभु सत्ता संबंधी विचार में, उसकी बात करते हैं हम। अब बोंदा ने प्रभु सत्ता के बारे में यह कहा था कि राज्य में सर्वोच्च स्थायी कानून बनाने वाली शक्ति, सर्वोच्च स्थायी कानून बनाने वाली शक्ति क्या होगी? प्रभु सत्ता होगी। यहां प्रभु सत्ता होगा, ये मतलब राज्य में सर्वोच्च स्थायी कानून बनाने वाली शक्ति क्या होगी? प्रभु सत्ता होगी। और जो ये प्रभु सत्ता है, इस प्रभु सत्ता के अंदर जो प्रभु सत्ताधारी होगा, मतलब जो इस का यूज करेगा, इस पावर का जो यूज करेगा, जो प्रभु सत्ताधारी होगा, इस प्रभु सत्ताधारी के अधीन जो भी लोग आएंगे, मतलब इसके अधीन या तो संस्थाएं आएगी और या फिर इसके अधीन कौन आएगी? जनता आएगी। तो इसके अधीन जो भी संस्था आएगी या जनता आएगी, इनका क्या करना पड़ेगा? इनको इस प्रभु सत्ताधारी के आदेश का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। मतलब यहां पर बोंदा कहता है कि प्रभु सत्ताधारी जो है उसकी इच्छा जो है वो एक प्रकार से क्या है? प्रभु सत्ताधारी जो कानून बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, वो कानून क्या होगा? उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति होगा। मतलब यहां प्रभु सत्ताधारी किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बना सकता है, जनता के खिलाफ कानून बना सकता है, जनता के रीति रिवाज को वो क्या कर सकता है? यहां पर अवैध घोषित कर सकता है। तो वो क्या कहलाएगा? प्रभु सत्ताधारी होगा। और वो उसको जो पावर मिली है वो क्या कहलाएगी? प्रभु सत्ता कहलाएगी। अब दोस्तों यहां क्या है कि थोड़ी सी ये चीज कंफ्यूज करने वाली है। यहां पर कंफ्यूज ये चीज करती है कि अगर हम बोंदा के विचारों को यहां तक ही पढ़ें, मतलब बोंदा जो अपने विचार देता है, अगर उसके विचारों को यहां पर हम स्टॉप कर दें, तो यहां हमें एक चीज नजर आती है कि इस प्रकार से आप कह सकते हो कि बोंदा का जो प्रभु सत्ताधारी है वो किस में बदल जाएगा? वो तो निरंकुश हो सकता है, मतलब निरंकुश तंत्र में बदल सकती है उसकी शासन व्यवस्था। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि उसका राज्य में सर्वोस्थायी कानून बनाने वाली शक्ति हो गई। प्रभु सत्ताधारी के अधीन जो भी आएगा उसको कानून का पालन करना पड़ेगा, और जनता के खिलाफ भी वो क्या दे सकता है? यहां पर किसी प्रकार का कोई निर्णय दे सकता है। तो दोस्तों यहां पर क्या है कि बोंदा ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया प्रभु सत्ताधारी के ऊपर कि प्रभु सत्ताधारी जब भी कोई कानून का निर्माण करेगा, किसी भी प्रकार का जब वो कानून बनाएगा, तो वो हमेशा ध्यान रखेगा किसको? प्राकृतिक कानून का वो हमेशा ध्यान रखेगा। मतलब प्राकृतिक कानून को ध्यान में रखने के बाद में ही प्रभु सत्ताधारी कोई कानून का निर्माण करेगा। अब यहां पर बात आती है दोस्तों की प्राकृतिक कानून, मतलब बोंदा ने अपने प्रभु सत्ताधारी पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है वो लगाया प्राकृतिक कानून का। अब प्राकृतिक कानून होता क्या है? सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि प्राकृतिक कानून है क्या? तो प्राकृतिक कानून वो है दोस्तों, वे कानून जो प्रकृति की देन माने जाते हैं, वे कानून जो प्रकृति की देन माने जाते हैं, प्रकृति की देन माने जाते हैं। अब वो कानून जो प्रकृति की देन माने जाते हैं, जिनका मनुष्य अपनी तर्क शक्ति से पता लगा सकता है, जिनका मनुष्य अपनी तर्क शक्ति से पता लगा सकता है। अब दोस्तों अगर सामान्य रूप से हम बात करें कि प्रकृति ने कौन से कानून दिए इंसान को, तो अगर सामान्य रूप से हम लोग बात करेंगे तो अगर साधारण तरीके से देखा जाए तो प्रकृति ने तो हमें कोई इस तरह का कोई कानून नहीं दिया है साक्षात रूप से। अगर एक भौतिक स्वरूप में अगर इस बात को देखें तो प्रकृति ने कोई कानून नहीं दिया है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि मनुष्य अपनी तार्किक शक्ति से इसका पता लगाएगा। अब तार्किक शक्ति से जब वो पता लगाएगा और जब उसको तार्किक शक्ति से पता लगेगा तो वो ही क्या है, एक प्रकार से प्रकृति की ही देन माना जाएगा। कैसे? जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे भारत में क्या है कि पहले एक प्रथा चलती थी जिसको बोलते सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ। तो यहां पर हालांकि ये कानून तो नहीं था, अब कानून तो नहीं था, ये एक रीति रिवाज था, किसी समाज में चलता होगा, हमारे जो भारत का समाज था उसमें चलता था ये, तो ये एक रीति रिवाज था। लेकिन इंसान ने जब अपनी तार्किक शक्ति से इस बात के बारे में सोचा कि भाई क्या एक पति की मृत्यु होने के बाद में पत्नी को उसके साथ जिंदा जलाना ठीक है,
तो कहीं ना कहीं उसने अपनी तार्किक शक्ति से इस डिसीजन पर पहुंच गया वो कि ये क्या है, एक बुराई है, ये उचित नहीं है। मतलब जो सती प्रथा थी, जो सती प्रथा हमारे भारत में जो चलती थी, उस सती प्रथा को एक प्रकार से प्राकृतिक कानून ने हमें क्या निर्देश दिया, हमारी तार्किक शक्ति ने क्या निर्देश दिया कि ये क्या है, अनुचित है, मतलब क्या है, ये गलत है। तो ये गलत, ये जो सही और गलत की जो प्रवृत्ति है, मतलब जो हमें सही और गलत का पता लगता है, इसी को दोस्तों बोला जाता है प्राकृतिक कानून। एक प्रकार से मतलब प्रकृति ने हमें अपने आप को, खुद को हमें ऐसा बनाया है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि कहां पर क्या चीज क्या है गलत है और कहां क्या है सही है। मतलब अपनी तार्किक शक्ति से हम पता लगा सकते हैं, और वही क्या कहलाएगा, प्राकृतिक कानून कहलाएगा। तो यही जो बात है वो बात बोंदा कहता है। मतलब बोंदा यही कहता है कि जो भी प्रभु सत्ताधारी जो होगा उसका, मतलब जो भी बोंदा का जो प्रभु सत्ताधारी जो होगा, उस प्रभु सत्ताधारी को जब भी वो कानून बनाएगा, मतलब बोंदा का प्रभु सत्ताधारी जब भी क्या करेगा, कानून का निर्माण करेगा, तो हमेशा वो किसको ध्यान में रखेगा, प्राकृतिक कानून को ध्यान में रखेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा दोस्तों यहां पर यह होता है कि जो बोंदा का प्रभु सत्ताधारी है वो निरंकुश नहीं हो सकता, निरंकुश नहीं होगा कभी भी। मतलब निरंकुश कभी भी वो नहीं हो सकता है, निरंकुश नहीं हो सकता है और बुराई में तब्दील नहीं हो सकता है कभी भी। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा ध्यान किसका रखना होगा, प्राकृतिक कानून का ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर जो बोंदा का प्रभु सत्ताधारी है उसको एक प्रकार से लोकहित का साधन बनकर रहना होगा, लोकहित का साधन, लोकहित का साधन। मतलब बोंदा का प्रभु सत्ताधारी जब भी कोई कानून बनाएगा तो वो कानून क्या है कि लोक कल्याण के लिए ही बनेगा। अब दोस्तों बहुत बार अब यहां पर आपने ये भी पढ़ा बोंदा में कि भाई बोंदा का जो प्रभु सत्ताधारी है वो कोई कानून बनाएगा तो जनता उस कानून को मानने के लिए क्या होगी, बाध्य होगी। अब बहुत बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि जनता के लिए कानून बनाया जाता है और जनता ही उस कानून को क्या है, मानती नहीं है। मतलब जनता के लिए वो बाध्यकारी हो जाता है, जनता उसका विरोध भी करती है, लेकिन फिर भी वो कानून क्या है, जनता के भले के लिए होता है। जैसे एक सामान्य सा हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि ट्रैफिक नियम में हेलमेट लगाना होता है। अब हेलमेट लगाना किसके लिए, जनता के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ लोग इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन ये जनता के फायदे के लिए है। तो प्रभु सत्ताधारी ऐसा कोई भी कानून बना सकता है, किसी भी प्रकार का कोई रीति रिवाज को अवैध घोषित कर सकता है। जनता को जो मतलब अगर जनता सहमत नहीं हो तो भी वो ऐसा कानून बना सकता है, लेकिन उसको ध्यान में रखना होगा किसको, प्राकृतिक कानून को। मतलब कुल मिलाकर बोंदा का प्रभु सत्ताधारी जो बनेगा वो निरंकुश प्रवृत्ति को नहीं होगा, बुराई नहीं होगी उसमें, और हमेशा वो लोकहित का साधन बन के रहेगा। तो ये बोंदा का जो था दोस्तों वो प्रभु सत्ताधारी था, जिस पर बोंदा ने रेस्ट्रिक्शन लगाए, जिस पर बैरियर लगा दिए उसके रास्ते में कि वो हमेशा भलाई का प्रतीक बन के रहेगा। मतलब बुराई की तरफ वो कभी भी नहीं मुड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं बोंदा के बारे में कि बोंदा ने जो अपने विचार दिए थे। देखिए दोस्तों बोंदा ने जो अपने विचार दिए थे वो उसकी बुक थी द सिक्स बुक ऑफ ए कॉमनवेल्थ, सिक्स बुक ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ भी लिखा हुआ मिलता है और कुछ जगह आपको रिपब्लिक भी दोस्तों लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ आपको लिखा हुआ मिले कॉमनवेल्थ, तो सिक्स बुक ऑफ ए कॉमनवेल्थ। सामान्यतः आपको जनरली किताब में कॉमनवेल्थ लिखा हुआ मिलेगा, सिक्स बुक ऑफ ए कॉमनवेल्थ। तो ये जो रचना जो बोंदा की थी, इसमें बोंदा ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, इससे जुड़े हुए जो विचार थे, प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचार इस बुक में उसने प्रस्तुत किए थे। और दूसरी बात दोस्तों, बोंदा ने क्या किया था कि जिस तरह से अरस्तु ने क्या है कि 6 प्रकार की शासन प्रणालियों के बारे में वर्णन किया था। 6 प्रकार की शासन प्रणाली, 6 प्रकार की शासन प्रणाली। अब 6 प्रकार की शासन प्रणाली कौन कौन सी थी दोस्तों? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सारी देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि 6 शासन प्रणालियां कौन कौन सी थी। तो हम बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से। तो अरस्तु की 6 शासन प्रणालियां थी दोस्तों, जिसमें पहला था राजतंत्र, जिसमें अरस्तु ने कहा था कि पहली व्यवस्था जो है वो क्या होगी, राजतंत्र होगी। और राजतंत्र का जब रूप बिगड़ेगा तो ये कैसा बन जाएगा, निरंकुश तंत्र में तब्दील हो जाएगा। मतलब एक राजा जब शासन करेगा सही तरीके से तब तो वो राजतंत्र रहेगा, और वही राजा जब अत्याचारी हो जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा। दूसरी उसके बाद में नेक्स्ट जो व्यवस्था दी थी वो थी अभिजात तंत्र, अभिजात या धनिक तंत्र, अभिजात तंत्र या धनिक तंत्र कह सकते हैं इसको, धनिक तंत्र।
ये व्यवस्था जो शुरू की थी, तो जो अभिजात जो तंत्र है, इसका जो विकृत रूप होगा, मतलब जो इसका बिगड़ा हुआ रूप होगा, वो क्या होगा, गुट तंत्र होगा, गुट तंत्र में बदल जाएगी। और उसके बाद में जो व्यवस्था दी थी वो थी संयंत्र प्रजातंत्र। संयंत्र प्रजातंत्र मतलब जो प्रजातंत्र जो सही तरीके से चलेगा, सही तरीके से शासन करेगा, जिसमें जनता की बात सुनी जाएगी। और जब यही इसका विकृत रूप बन जाएगा तो वो कैसा बन जाएगा, भीड़ तंत्र बन जाएगा, ये भीड़ तंत्र कहलाएगा। तो दोस्तों बोंदा ने जो विचार दिए थे वो सिर्फ इन 3 शासन व्यवस्थाओं के बारे में ही दिए थे, मतलब राजतंत्र, अभिजात तंत्र और संयंत्र प्रजातंत्र के बारे में ही बोंदा ने बात की थी। मतलब इन तीनों के बारे में ना तो बोंदा ने बात की थी और ना ही इनका समर्थन किया था। बोंदा ने सिर्फ राजतंत्र, अभिजात तंत्र और संयंत्र प्रजातंत्र के बारे में ही अपने प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचारों में उसने बात की थी। मतलब बोंदा कहता है कि अगर एक राजा के हाथ में शासन होगा तो वो कैसा होगा, राजतंत्र प्रभु सत्ताधारी होगा। और अगर धनवान लोगों के, अभिजात या कुलीन वर्ग के लोगों के हाथों में अगर शासन व्यवस्था होगी और वो शासन व्यवस्था सही चलेगी तो वो कैसा कहलाएगा, अभिजात प्रभु सत्ताधारी कहलाएंगे। और संयंत्र प्रजातंत्र हो जाएगा तो कैसा कहलाएगा, संयंत्र प्रजातंत्र प्रभु सत्ताधारी कहलाएंगे। मतलब इनकी बात बोंदा ने नहीं की थी, सिर्फ 3 शासन व्यवस्थाओं की बात जो है बोंदा ने की थी अपने विचारों में। उसके बाद में दोस्तों बोंदा ने और भी विचार दिए थे। बोंदा ने उसके बारे में कहा था कि जो धर्म का जो क्षेत्र है, धर्म के क्षेत्र में उसने अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा की बात कही थी। मतलब धर्म के क्षेत्र में जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हितों की क्या की जाए, रक्षा की जाए, हितों की रक्षा, ये बात बोंदा ने कही थी। और बोंदा ने न्याय व्यवस्था के बारे में बोंदा ने कहा था जो न्यायपालिका जो है, मतलब जो जुडिशरी जो सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका में क्या होना चाहिए, उस न्यायपालिका, वो न्यायपालिका स्वाधीन होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे भारत में क्या दोस्तों, हमारी जो न्यायपालिका वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या अधीनस्थ न्यायालय है, तो इनके जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट दिए जाते हैं, मतलब किसी के दबाव में नहीं दिए जाते। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का सरकार के खिलाफ या किसी व्यवस्था के खिलाफ या किसी संगठन, व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश देता है तो वो उस आदेश को मानने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। हमारा जुडिशरी सिस्टम हम भारत में कैसा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है वो। तो यहां पर क्या है कि इसका समर्थन भी किसने किया था, बोंदा ने अपने विचारों में किया था। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि बोंदा, अब यहां पर हम सबसे ज्यादा बात करने वाले थे प्रभु सत्ता के बारे में। तो बोंदा ने जो प्रभु सत्ता से जुड़े हुए जो विचार दिए थे वो विचार सिर्फ राष्ट्र क्षेत्र तक सीमित थे, मतलब सिर्फ एक देश तक ही सीमित थे। जो प्रभु सत्ता संबंधी जो विचार बोंदा ने दिए थे वो क्या राष्ट्र क्षेत्र तक सीमित थे, मतलब किसी एक देश के बारे में ही बात कर रहा था बोंदा, मतलब किसी देश या राज्य के बारे में ही बोंदा ने सिर्फ प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचारों के बारे में बात की थी। लेकिन ह्यूगो ग्रोशियस जो है इन विचारों को कहां तक ले गया था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक ले गया था। मतलब ह्यूगो ग्रोशियस जो है वो इस प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचारों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ले जाता है। इसके बारे में क्या है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये बोंदा से प्रभु सत्ता से जुड़े हुए विचार थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बोंदा का जो प्रभु सत्ताधारी है वो निरंकुश नहीं होगा और हमेशा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव झुकाव की तरफ रहेगा हमेशा, और एक अच्छा प्रभु सत्ताधारी बनकर शासन करेगा। मतलब उसको लोक हित का साधन हमेशा बन के ही रहना होगा, ये उसकी शर्त होगी बोंदा के प्रभु सत्ताधारी की। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम ह्यूगो ग्रोशियस की, कि ह्यूगो ग्रोशियस कौन था। देखिए दोस्तों ह्यूगो ग्रोशियस जो है उसका जन्म होता है 1583 में, और ह्यूगो ग्रोशियस जो है वो एक डच दार्शनिक था, साहित्यकार था, लेखक था, डच दार्शनिक। ये व्यक्ति डच दार्शनिक था, साहित्यकार था, साहित्यकार, न्याय शास्त्रवेत्ता और लेखक भी था ये व्यक्ति। अब जो ह्यूगो ग्रोशियस है ये डच था। देखिए दोस्तों डच हॉलैंड के जो निवासी है उनको डच कहते हैं, तो डच से नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ह्यूगो ग्रोशियस जो है इसकी जो ख्याति है पूरे विश्व में वो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जनक के रूप में है। अंतरराष्ट्रीय कानून कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून के जनक के रूप में। अब दोस्तों इसको अंतरराष्ट्रीय कानून का जनक क्यों कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून का जनक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूगो ग्रोशियस ने जो विचार दिए थे वो वर्तमान में भी क्या है,
सही तरीके से प्रासंगिक होते हैं, मतलब वर्तमान में उसके विचार लागू होते हैं। अब असल में होता क्या है दोस्तों कि जिस समय ह्यूगो ग्रोशियस ने अपने विचार दिए थे, अब दोस्तों ह्यूगो ग्रोशियस ने अपने जो विचार थे वो दो बुक थी उसकी, फ्रीडम ऑफ सी और द लॉ ऑफ वार एंड पीस। ये बुक है दोस्तों, इसकी आप नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में। ये दो बुक थी ह्यूगो ग्रोशियस की जिसमें उसने विचार दिए थे, फ्रीडम ऑफ सी, द लॉ ऑफ वार एंड सी। इसमें जो विचार दिए थे ह्यूगो ग्रोशियस ने, अब ह्यूगो ग्रोशियस ने जिस समय विचार दिए थे, देखिए दोस्तों ये समय कौन सा है, 1583 1645, मतलब ये 17वीं शताब्दी का समय है। और 17वीं शताब्दी का जो समय है उसमें क्या है कि यूरोप में एक प्रकार से क्या था कि यूरोप का जो काल है उसको 500 से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो काल है यूरोप में, 500 से लेकर 1500 समय तक का जो काल है यूरोप में, उसको बोला जाता है अंधकार युग। अंधकार युग बोला जाता है। अब अंधकार युग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो समय था, इस समय क्या था कि यूरोप में धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था। मतलब हर चीज में धार्मिक प्रधानता बीच में आ जाती थी, मतलब कोई भी शासन व्यवस्था में है तो भी धार्मिक प्रधानता बीच में आ जाती थी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अगर बात होती तो भी धर्म बीच में आ जाता था, मतलब हर जगह क्या था, चर्च का ही बोलबाला था यहाँ पर। लेकिन इस 1500 जो ये सन है, इसके पास आते आते क्या हो गया था, जो धार्मिक सत्ता है वो धीरे धीरे दम तोड़ने लग गई, मतलब धर्म का जो प्रभुत्व है तो वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। इतना भी कम नहीं हुआ था कि वो पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन वो कम होने के चरण में था। क्योंकि अब जो ह्यूगो ग्रोशियस का जो आप समय देख रहे हो, जो 1600 के आसपास का जो समय है, इस समय क्या हो गया था कि बहुत सारे आविष्कार भी हो गए थे इस समय, और कई सारी फैक्ट्रियां बनने लगी थी इसमें, औद्योगिक क्षेत्र में काफी इसमें विकास हो गया था। तो धीरे धीरे लोगों की सोच क्या होगी दोस्तों, बदलने लग गई थी। और जब इनकी सोच धीरे धीरे समय के साथ बदलने लगी तो लोग क्या होने लगे, तार्किक होने लगे। और जब दुनिया जब तार्किक होने लग जाती है तो धार्मिक जो सत्ता है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, दम तोड़ने लग जाती है। तो क्योंकि तार्किक सत्ता जो तार्किक जो इंसान का होना वो क्या, बुराई से उसको किसकी तरफ ले जाता है, अच्छाइयों की तरफ ले जाता है। तो ह्यूगो ग्रोशियस का जो समय था, इस समय जो था वो अंतरराष्ट्रीय जो कानून का जो क्षेत्र था, अंतरराष्ट्रीय कानून का जो क्षेत्र था वो किसका माना जाता था दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कानून धर्म का क्षेत्र माना जाता था। मतलब अगर किसी देश को बाहरी देश से किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित करना है तो यहां पर किसको ध्यान में रखा जाता था, सबसे पहले धर्म को ध्यान में रखा जाता था। तो मतलब हर जगह क्या थी, धार्मिक सत्ता हावी थी, अंतरराष्ट्रीय कानून में भी धार्मिक सत्ता हावी थी। तो जो ह्यूगो ग्रोशियस जो है, उस समय जो ह्यूगो ग्रोशियस ने जो विचार दिए थे अपने, वो इस तरह के विचार देना चाहता था, मतलब वो इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कानून बनाना चाहता था जो धार्मिक क्षेत्र से क्या हो, परे हो, मतलब धार्मिक क्षेत्र से हट कर हो। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय कानून बने वो मनुष्य के विवेक पर आधारित हो, मतलब मनुष्य का उसमें क्या शामिल हो, विवेक शामिल हो। इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कानून का वो क्या करना चाहता था, ह्यूगो ग्रोशियस निर्माण करना चाहता था। क्यों, क्योंकि ह्यूगो ग्रोशियस क्या था, अपने आप में तार्किक था और दार्शनिक भी था दोस्तों, की विचारों की दुनिया में वो क्या करता था, भरोसा करता था। तो यहां दोस्तों ह्यूगो ग्रोशियस ने एक बात कही थी, ह्यूगो ग्रोशियस ने कहा कि अगर दो राष्ट्रों के कानून आपस में टकरा जाएं, मतलब दो देशों के अगर कानून आपस में टकराते हैं तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए, यहां पर प्राकृतिक कानून का सहारा लेना चाहिए। मतलब प्राकृतिक कानून फिर दोस्तों यहां पर हमारे बीच में आ गया है, प्राकृतिक कानून। यहां ह्यूगो ग्रोशियस कहता है कि जब दो देशों के कानून आपस में टकराएं तो उस समय हमें ध्यान में रखना चाहिए प्राकृतिक कानून को, मतलब मनुष्य को अपनी तार्किक बुद्धि से क्या लगाना चाहिए, उचित और अनुचित का पता लगाना चाहिए। और ह्यूगो ग्रोशियस कहता है कि अगर तार्किक तरीके से हम पता नहीं लगा सकते तो उसके बाद में इंसान को क्या करना चाहिए, अपने जो विवेक है उससे उसको काम लेना चाहिए। तो दोस्तों यहां ह्यूगो ग्रोशियस ने एक सिद्धांत दिया था जिसके बारे में उसने कहा था कि सार्वजनिक, सार्वजनीन कह सकते हो, सार्वजनीन नैतिक मापदंड, नैतिक मापदंड ढूंढे जा सकते हैं, ढूंढे जा सकते हैं। अब दोस्तों सार्वजनिक सार्वजनिक नैतिक मापदंड होते हैं क्या, मतलब यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड, इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड।
अब देखिए दोस्तों, नैतिक मापदंड ढूंढने की बात हो रही है। क्यों? ह्यूगो ग्रोशियस क्या है? एक दार्शनिक है। और दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब प्लेटो की बात की थी हमने और अरस्तु के बारे में हम बात करें, तब मैंने आपको बताया था कि जो भी दार्शनिक होगा वो विचारों की दुनिया में ज्यादा ध्यान, मतलब विचारों की दुनिया को वो क्या मानेगा? सर्वोच्च मानेगा। और विचारों की दुनिया को जो भी सर्वोच्च मानेगा वो यही कहेगा कि हम क्या कर सकते हैं, इंसान ऐसे नैतिक मापदंड ढूंढ सकते हैं जो क्या है, सभी इंसानों के लिए क्या है, सही हो। तो यहां पर ह्यूगो ग्रोशियस ने वही बात कही, बिल्कुल जिस तरह से प्लेटो ने अपने विचारों में कही थी। तो उसी तरह हो गया, सार्वजनिक नैतिक मापदंड ढूंढे जा सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल मोरल, इस प्रकार के मतलब नियम बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं ढूंढी जा सकती है, मतलब विचारों की दुनिया में जो क्या हो, सभी इंसानों के लिए क्या हो, सभी इंसानों के लिए भला सोचने वाली हो। तो सार्वजनिक नैतिक मापदंड तक हम पहुंच सकते हैं, मतलब हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं विचारों की दुनिया में। ये बात किसकी कहनी थी? ह्यूगो ग्रोशियस का कहना था। और दूसरी दोस्तों, ह्यूगो ग्रोशियस जो है उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो सिद्धांत दिए थे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो सिद्धांत है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ह्यूगो ग्रोशियस, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ह्यूगो ग्रोशियस ने दो जो विचार दिए थे, उसमें था कि संविदा सर्वत्र पालनीय है, संविदा सर्वत्र पालनीय है। और जो दूसरा उसका जो दोस्तों सिद्धांत था वो था स्वैच्छिक विधि निर्माण। अब दोस्तों, ये स्वैच्छिक विधि निर्माण का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे, और संविदा सर्वत्र पालन, दोनों का मतलब क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो सिद्धांत जो दिए थे ह्यूगो ग्रोशियस ने, इस बात का मतलब क्या था? ये दोस्तों जो सिद्धांत है ये आज के समय में भी क्या होते हैं, सही लागू होते हैं और सही प्रतीत होते हैं। संविदा सर्वत्र पालनीय का मतलब ये हो गया कि किसी भी राष्ट्र को, कोई भी राष्ट्र हो, राष्ट्र या देश कह सकते हो, या नागरिक हो, उनको क्या करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की संधि, कानून या अपना जो वचन है उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मतलब संविदा सर्वत्र पालनीय का क्षेत्र सिर्फ राजनीति नहीं है या सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति ही नहीं है, मतलब पूरा विश्व इसके अंडर में आता है, इस बात के तहत आता है। संविदा सर्वत्र पालनीय का मतलब हो गया कि हर देश को क्या करना चाहिए, दूसरे देश के प्रति जो भी आपस में उन्होंने नियम बनाए उसका पालन करना चाहिए। और एक देश में अगर कोई नागरिक होता है तो उस नागरिक को भी उस देश में क्या करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। मतलब हर संविदा सर्वत्र पालनीय, मतलब संविदा का मतलब समझौता हो गया, मतलब समझौता, जो आपसी समझौते से जो भी कानून बना है उसका सबको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो इसको दोस्तों बहुत ही विस्तृत रूप में हमें समझना है, मतलब इसको संकीर्ण रूप में नहीं समझना है कि संविदा का मतलब, संविदा का मतलब हर चीज हो गया। मतलब ये जो सिद्धांत जो है ये नागरिक समाज की क्या है, एक प्रकार से आधारशिला है, नागरिक समाज की आधारशिला। अब नागरिक समाज की ये सिद्धांत जो आधारशिला हो गया, क्यों? क्योंकि अगर संविदा का कोई पालन नहीं करेगा, अगर कोई कानून का पालन नहीं करेगा, कोई वचन का पालन नहीं करेगा, कोई देश संधि का पालन नहीं करेगा, या कोई नागरिक पालन नहीं करेगा कानून का, तो इससे क्या हो जाएगी, सिस्टम में अराजकता फैल जाएगी। मतलब हमारे देश में, अगर भारत में ऐसा हो कि लोग कानून का पालन नहीं करें, सभी लोग अगर कानून तोड़ने लग जाएं, सभी लोग अपने वचन तोड़ने लग जाएं, तो देश में क्या हो जाएगा, एक प्रकार से अराजकता का माहौल खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे भारत, अगर जैसे आप लोग देखते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, यूनेस्को है, ये जो विश्व स्तर पे जो भी संगठन बने हुए, इनसे जो भी देश जुड़े रहते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, किसी प्रकार का संधि समझौता जो होता है उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। और अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो पूरे विश्व में क्या हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। तो वो कहता है कि संविदा सर्वत्र पालनीय है। तो देखिए दोस्तों, उस समय जो विचार दिए थे ह्यूगो ग्रोशियस ने, वो आज भी क्या है, बिल्कुल प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। मतलब आज करीब ये कह सकते हैं कि 400-500 सालों बाद भी ये जो ह्यूगो ग्रोशियस का जो विचार है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में, ये बड़ा ही प्रासंगिक प्रतीत होता है यहाँ पर कि संविदा सर्वत्र पालनीय है, इसका पालन किया जाना चाहिए। और उसके बाद में दूसरा कह रहा है कि स्वैच्छिक विधि निर्माण। यहां दोस्तों स्वैच्छिक विधि निर्माण का मतलब क्या हुआ, स्वैच्छिक विधि निर्माण का मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कहता है, ह्यूगो ग्रोशियस कहता है कि एक देश को क्या करना चाहिए, दूसरे देश के प्रति
मतलब किसी प्रकार का कोई कर्तव्य अगर निभाना है, मतलब किसी भी प्रकार का, तो उसमें स्वैच्छिक विधि निर्माण करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि पेरिस जलवायु समझौता होता है, और पेरिस जलवायु समझौता होता है और उसमें बहुत सारे विश्व के देश इकट्ठे होते हैं, और जिसमें अमेरिका कहता है कि हम क्या करेंगे, वो अपने मतलब स्वैच्छिक इच्छा से कहता है कि हम क्या करेंगे कि 10 साल में 15% कार्बन के उत्सर्जन में क्या करेंगे, कटौती करेंगे। भारत कहता है कि हम क्या करेंगे कि हम हमारे देश में भी हम क्या करेंगे, कार्बन के उत्सर्जन में हम आगे आने वाले 10 सालों में 20% की कटौती करेंगे। मतलब जो है पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाएगा, प्रदूषण को हम कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब हर देश अपने आप खुद ही क्या कर ले कि नियम का निर्माण करे, मतलब खुद ही व्यक्ति अपने आप वचन में बंध जाए, एक अच्छे वचन में बंध जाए, और वो उसका क्या करे, पालन करे। तो वो उससे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को क्या बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो दो सिद्धांत जो बनाए थे, ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, ये ह्यूगो ग्रोशियस के आज भी बड़े ही प्रासंगिक प्रतीत होते हैं, आज के समय में बड़े प्रासंगिक है ये सिद्धांत। इसलिए ह्यूगो ग्रोशियस की जो ख्याति है पूरे विश्व में क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कानून के जनक के रूप में है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में कि ह्यूगो ग्रोशियस क्या कहता है। देखिए दोस्तों, ये जो ह्यूगो ग्रोशियस है, ये एक सिद्धांत देता है न्यायोचित युद्ध। न्यायोचित युद्ध का सिद्धांत। अब दोस्तों न्यायोचित युद्ध के सिद्धांत का मतलब क्या है यहां पे, न्यायोचित जो युद्ध है उसके सिद्धांत का मतलब यहां पर यह हुआ, न्यायोचित का मतलब हो गया कि ह्यूगो ग्रोशियस यहां पे कहता है कि किसी भी देश को अपनी आत्मरक्षा के लिए, मतलब किसी देश को जब आत्मरक्षा करनी हो, आत्मरक्षा के लिए अगर युद्ध लड़ना पड़े, आत्मरक्षा के लिए युद्ध लड़ना पड़े, तो वो क्या कहलाएगा, न्यायोचित युद्ध कहलाएगा। मतलब किसी देश पर अगर किसी प्रकार का कोई संकट खड़ा हो जाए और उसके अस्तित्व अगर उसका खतरे में पड़ जाए, कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण कर रहा हो या उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर वो देश अपने लिए युद्ध लड़ता है तो वो युद्ध कहलाएगा न्यायोचित युद्ध। लेकिन अगर देश खुद चलकर किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है, उस पर हमला करता है, मतलब अपने साम्राज्य विस्तार के लिए या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो वो न्यायोचित युद्ध की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब न्यायोचित युद्ध सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ही न्यायोचित माना जाएगा, अन्य किसी क्षेत्र के लिए वो उचित नहीं माना जाएगा। तो ये थे दोस्तों बोंदा और ह्यूगो ग्रोशियस के विचार जो प्रभुसत्ता से जुड़े हुए थे। अब क्या है कि दोस्तों बोंदा ने जो विचार दिए थे वो सिर्फ राष्ट्र क्षेत्र उसका सीमित था, और जो ह्यूगो ग्रोशियस ने जो विचार दिए थे वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक जुड़े हुए थे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो बोंदा और ह्यूगो ग्रोशियस से जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रभुसत्ता से संबंधित सिद्धांतकार है, प्रभुसत्ता से संबंधित सिद्धांतकार है। यहां पर ए ऑप्शन लिखा हुआ है मैकियावली, जहां बोंदा, प्लेटो, थॉमस हॉब्स। तो प्रभुसत्ता से जुड़े हुए सिद्धांतकार में दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मैकियावली जो है उसके विचारों में कहीं भी प्रभुसत्ता से जुड़े हुए विचार नहीं मिलते हैं, और प्लेटो जो है उसके विचारों में भी प्रभुसत्ता से जुड़े हुए विचार हमें दिखाई नहीं देते हैं। मतलब यहां पर हमें यह समझना है कि इस प्रभुसत्ता जो शब्द है इसको टारगेट करके किसी थिंकर्स ने ऐसी बात कही है या नहीं कही। मतलब हमें अंदाजा नहीं लगाना है कि मैकियावली का जो प्रिंस जो राजा है उसको तो मैकियावली ने सारी शक्तियां दे दी थी, तो एक प्रकार से सारी प्रभुसत्ता ही उसके हाथ में थी, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। मैकियावली ने कहीं प्रभुसत्ता को टारगेट करके या इसको सेवरेंटी को टारगेट करके विचार नहीं दिए थे उसने। तो लेकिन जो बोंदा है उसने जो विचार दिए थे उसने प्रभुसत्ता की संकल्पना की दी थी और उसने एक सिद्धांत दिया था अपना। तो बोंदा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बोंदा के बाद में जो विचार दिया था वो था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने अपने विचार दिए थे। तो दोस्तों आपके देखिए इसमें ए ऑप्शन, ए व बी दोनों, ए व बी नहीं हो सकते यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं ए बी सी भी नहीं हो सकता, और तीसरा ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है बी तथा डी। तो ये तीसरा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब जहां बोंदा और थॉमस हॉब्स, इसमें आपका तीसरा नंबर का जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड ही बना सकती है। यह कथन किस दार्शनिक विचार का है? किस दार्शनिक विचारक कहना था, यहाँ पे विचार थोड़ा मिस प्रिंट है, तो आप क्वेश्चन को नोट करो तो इसको विचारक ही करना। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो विचार दिया है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये विचार मैं आपको बता देता हूं किसने दिया है। ये बोंदा ने ये विचार दिया था कि उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना देगी। इस बात का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इस बात का मतलब बिल्कुल वही हुआ जो बोंदा ने कहा कि उसका जो प्रभु सत्ताधारी है, उसका जो प्रभु सत्ताधारी है वो किसके बंधन में बंधा हुआ रहेगा? प्राकृतिक कानून के बंधन में बंधा हुआ रहेगा। मतलब अगर प्रभु सत्ताधारी को उच्चतर शक्ति मिली, मतलब अनियंत्रित शक्ति मिली, उसको अनियंत्रित शक्ति मिली और वो प्राकृतिक कानून से भी अगर बंधा हुआ नहीं रहेगा, तो वो उच्चतर शक्ति केवल क्या बनाएगी? डाकुओं का झुंड ही बनाएगी। मतलब ऐसी व्यवस्था में जो लोग जाएंगे, जो शीर्ष पे जाएंगे, ऐसी व्यवस्था में जो शासन करेंगे, वो लोग क्या होंगे? भले नहीं होंगे, जनता के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। मतलब वो लूट खसोट पर ही ज्यादा क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो यहां पर ए जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि जहां बोंदा ने अपने विचारों में किस प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन किया था? तो जहां बोंदा ने दोस्तों किस प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन किया था? ए ऑप्शन कह रहा है कि पूर्ण राजतंत्र तथा निरंकुश शासन। बी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्ण राजतंत्र, गुट तंत्र, प्रजातंत्र और धनिक तंत्र। सी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्ण राजतंत्र, अभिजात तंत्र और संयत होगा, यहाँ पे संयम नहीं होगा, ये संयत प्रजातंत्र। और डी ऑप्शन है आपका कि सभी शासन प्रणालियों का आएगा यहाँ पे, सभी शासन प्रणालियों के अरस्तु अनुसरण किया। मतलब कहने का कि अरस्तु का अनुसरण कर लिया उसने, नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं आपको यहाँ पे कि जो बोंदा है उसने सिर्फ 3 प्रकार की शासन प्रणालियों के बारे में बात की थी। पहली शासन प्रणाली थी पूर्ण राजतंत्र, वो पूर्ण राजतंत्र का समर्थन करता था। और दूसरी उसने बात की थी अभिजात तंत्र, अभिजात तंत्र। और तीसरी जो शासन प्रणाली थी वो थी दोस्तों संयत प्रजातंत्र। लेकिन जो अरस्तु था उसने आगे इनका विकृत रूप और जोड़ा था, इसके बारे में और बात की थी। लेकिन बोंदा ने सिर्फ 3 प्रकार की शासन प्रणालियों के बारे में बात की थी। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नजर आ रहा है सी, कि पूर्ण राजतंत्र, अभिजात तंत्र और संयत प्रजातंत्र। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के न्याय शास्त्रवेत्ता की विशेष प्रसिद्धि अंतरराष्ट्रीय कानून के जनक के रूप में जानी जाती है, यह उच्च दार्शनिक था। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कानून का जो जनक है वो यहां पर मॉन्टेस्क्यू नहीं था, थॉमस एक्विनास भी नहीं है। मॉन्टेस्क्यू दूसरे पृथक्करण से संबंधित सिद्धांतों की बात में आता है। ह्यूगो ग्रोशियस जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ह्यूगो ग्रोशियस जो है उसकी प्रसिद्धि अंतरराष्ट्रीय कानून के जनक के रूप में है। और जनक दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि उस समय जो उन्होंने विचार दिए थे वो वर्तमान स्वरूप में लागू होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भी, किसी भी थिंकर ने अगर उस समय प्राचीन काल में जो भी विचार दिए थे एंशिएंट टाइम में, अगर उसके विचार आज के समय में लागू होते हैं और उस समय में वो विचार देने वाला अगर प्रथम व्यक्ति है, तो उसको क्या माना जाता है? उसका हमेशा ही जनक माना जाता है। तो यहां ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैकियावेली उस समय जो विचार दिए थे वो विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति था और उसके विचार आज की राजनीति में भी क्या होते हैं? लागू होते हैं। इसलिए उसको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक बोला जाता है। वो जनक इसलिए बोला जाता है, अगर उसके विचार उस समय से आज वर्तमान में लागू नहीं होते तो उसको कभी भी जनक नहीं बोला जाता। तो यहां इसका दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविदा सर्वत्र पालनीय है, ह्यूगो ग्रोशियस के इस कथन का तात्पर्य प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों, संविदा सर्वत्र पालनीय है, तो ये मैंने आपको बताया है। इसमें ए ऑप्शन कह रहा है कि राज्य का निर्माण समझौते से हुआ है। तो दोस्तों यहां पर जो संविदा जो शब्द लिखा हुआ है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ह्यूगो ग्रोशियस ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि संविदा सर्वत्र पालनीय का मतलब राज्य का निर्माण समझौते से हुआ है, कि समझौता केवल समझौते से ही जुड़ी हुई ये बात। तो यहां ये संकीर्ण है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि संविदा केवल अंतरराष्ट्रीय कानून का क्षेत्र है। हालांकि ह्यूगो ग्रोशियस ने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में विचार जरूर दिए थे, लेकिन उसका जो ये कथन है संविदा सर्वत्र पालनीय, ये केवल अंतरराष्ट्रीय कानून का क्षेत्र नहीं था।
तो बी भी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में सी ऑप्शन कह रहा है कि संविदा संपूर्ण नागरिक समाज से जुड़ी हुई है, तो ये दोस्तों यहां पर आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि संविदा एक राजनीतिक दायित्व है। नहीं, संविदा दोस्तों राजनीतिक दायित्व नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य कानून का पालन करता है या अपने वचन का पालन करता है तो वो भी क्या है, वो राजनीति से जुड़ा हुआ विषय नहीं हो रहा है, तो भी वो संविदा सर्वत्र पालनीय नियम क्या होता है, वहां लागू होता है। तो ये दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविदा संपूर्ण नागरिक समाज से जुड़ी है, जो पूरा नागरिक समाज है, जो राज्य के अंतर्गत जो भी नागरिक आते हैं उन सब से जुड़ी हुई है, मतलब नागरिक समाज की आधारशिला है ये। तो इसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यायोचित युद्ध ह्यूगो ग्रोशियस के संदर्भ में सत्य है। कि न्यायोचित युद्ध का मतलब क्या होता है? न्यायोचित युद्ध का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहां एक कह रहा है कि राज्य अपनी शक्ति विस्तार हेतु क्या करे, युद्ध करे। देखिए दोस्तों ये विचार तो मैकियावेली के संदर्भ में अगर कहा जाता तो ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि मैकियावेली क्या चाहता है अपने राजा प्रिंस के लिए, क्या कहता है कि उसको अपनी शक्ति का विस्तार करते रहना चाहिए, उसको अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। इसलिए तो कहा था कि प्रिंस का जो पार्ट है वो एक प्रकार से हिटलर करता था और प्रिंस को मुसोलिन जो है वो अपने सिराने रखकर सोता था। तो यहाँ ए ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य आत्मरक्षा हेतु युद्ध करे। सी कह रहा है कि राज्य धर्म युद्ध करे। डी कह रहा है कि युद्ध करते रहना स्वच्छ राज्य की पहचान है। तो डी दोस्तों बिल्कुल गलत है। युद्ध करते रहना स्वच्छ राज्य की पहचान है, इस तरह की कोई बात ह्यूगो ग्रोशियस ने नहीं कही थी। और राज्य धर्म युद्ध करे, धर्म के संबंध में या धर्म से जुड़ी हुई बात और धर्म युद्ध से संबंधित कोई बात न्यायोचित युद्ध में नहीं मिलती है ह्यूगो ग्रोशियस में। उसके बाद में बी कह रहा है कि राज्य आत्मरक्षा हेतु युद्ध करे। तो यहां दोस्तों आपका जो ये बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके जो क्वेश्चन थे ये समाप्त हो गए। जो बोंदा और ह्यूगो ग्रोशियस के बारे में हमने थोड़ा संक्षिप्त में ही पढ़ा है, बहुत ज्यादा विस्तृत में नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है। लेकिन आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, थॉमस हॉब्स का टॉपिक होगा। थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे और थॉमस हॉब्स हमारे सिलेबस में जो यूजीसी नेट में भी है, आपके कॉलेज लेक्चरर में भी है और स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम है उसमें भी है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को जब भी देखते हैं तो उसको लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाता है, क्योंकि हम इन वीडियोस के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और जिससे आपको क्या मिले कि हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिए मेरी वीडियो को। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं मिल रही है तो आप मेरी वीडियोस को प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं। मतलब आप एम स्टडी चैनल में जाइए और उसके बाद में आप प्ले लिस्ट खोलिए और प्ले लिस्ट में आप राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, जिसमें आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएगी। और यहाँ पर आप इस वीडियोस में भी यहाँ डायरेक्ट आप क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।